मतलब जो जो सब्जेक्ट मुझे जिन टीचर से पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने यूट्यूब पर उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। सो मैंने जितनी भी अपनी सेल्फ स्टडी केवीएस एग्ज़ाम के लिए की थी मैंने खुद से ही की थी। सो मैंने ऐसे ही अच्छे खासे हम तैयारी करते गए थे। बट क्योंकि जैसे कि फॉर्म जो है नवंबर दिसंबर तक भरे गए थे, सो मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम कम से कम भी मार्च या अप्रैल में जाकर ही होएगा केवीएस का, इतनी जल्दी तो एग्ज़ाम नहीं होएगा। सो मैं भी धीरे धीरे तैयारी कर रही थी अपने केवीएस एग्ज़ाम की भी, और थोड़ी थोड़ी मैं सीटेट की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि मुझे पेपर सेकंड क्लियर करना था और इसमें साइंस आती है थोड़ा सा डीप लेवल की, जो अच्छे लेवल की होती है, तो साइंस पढ़नी पड़ती है इसके लिए थोड़े से अच्छे से, सो पेपर हो जाता है। सो मेरा सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई थी 2 फरवरी की। केवीएस का तो अभी पता नहीं था कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन सीटेट एग्ज़ाम की डेट मेरी आ गई थी 2 फरवरी की। सो क्योंकि अभी केवीएस का नहीं पता था कब होएगा, तो इसलिए मैंने अपना सीटेट की प्रिपरेशन करना शुरू की, क्योंकि मुझे सेकंड वाला टेस्ट जो मतलब सेकंड पेपर जो था वो क्लियर करना ही था इस बार सीटेट का। उसमें साइंस वगैरह आती है तो थोड़ा सा वो पेपर डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो मैंने अपना अच्छे से तैयारी की उस एग्ज़ाम की। और फिर 2 तारीख को मैं इसका एग्ज़ाम देने के लिए भी गई। सो पहला पेपर होने के बाद, पहला पेपर हो गया था मेरा ठीक ठाक, मुझे लग रहा था कि शायद ठीक है, मतलब थोड़ा ठीक सा हुआ है। लेकिन सेकंड पेपर में मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरा सही से, और क्योंकि सेकंड वाला पेपर मुझे पहले से लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। साइंस वाले पोर्शन में ना मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया था, और उसके बाद मेरे 2-3 पोर्शन बचे हुए थे, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी। तो साइंस वाले में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया, और जो बचे हुए जो 3 पोर्शन थे इनके लिए कम टाइम निकल पाया। इस वजह से मेरा ये एग्ज़ाम थोड़ा सा बेकार हो गया था सेकंड पेपर का सीटेट का। सो घर आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो शायद सेकंड में तो फेल ही हो जाऊंगी। तो उसके बाद जो भी था चलो हो ही गया था जैसा भी हुआ था। लेकिन इसके बाद फिर मैंने अपनी धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की केवीएस के एग्ज़ाम की, क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम की भी डेट आ गई थी। 21 फरवरी को हमारा केवीएस का एग्ज़ाम था। कहाँ मुझे लग रहा था कि मार्च या अप्रैल में जाकर एग्ज़ाम होएगा केवीएस का, क्योंकि जनवरी या दिसंबर तक तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म ही फिल किए जा रहे थे केवीएस एग्ज़ाम के। सो मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी तो मैं आराम से पढ़ लूँगी अपना सीटेट होने के बाद। लेकिन इसके बाद पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है अब तो, और मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, ये भी नहीं था कि मैं कहीं से बैच ले रखा या किसी अच्छी जगह से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो गई। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत जब आ जाती है कि 8 फरवरी को मेरे बाबा जी एक्सपायर हो गए थे। तो इसके बाद तो मतलब मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, मेरी पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश भी की पढ़ाई करने की। बाबा जी एक्सपायर हो गए थे और हम सभी घर में मतलब जितने भी हैं बच्चे भी और सभी भी बाबा जी के बहुत क्लोज थे हम सभी, क्योंकि बाबा जी हमेशा से मतलब हम सभी साथ में ही रहे हैं। बाबा जी भी और दादी जी भी हमारे हमेशा साथ में ही थी। उससे 1 साल पहले मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, और उसके फिर 8 फरवरी को बाबा जी एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी पढ़ाई करने की, लेकिन मैं पढ़ाई कर नहीं पाई इसके बाद। मतलब मैं किताब लेकर मैं बैठी रहती थी, बुक्स सामने रखी और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बट ऐसा लगता था कि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं जा रहा होता था उस टाइम पर। बहुत ज़्यादा मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी गलती, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा ट्राई किया, मैंने बुक्स भी सामने रखी, मैं इतने इतने घंटे बैठी रहती थी कि पढ़ लूँ मैं पढ़ लूँ, लेकिन कुछ भी माइंड में नहीं जा पाता था। इस तरह की कंडीशन हो रही थी मेरी। और फिर 18 या शायद 19 फरवरी को मेरे बाबा जी की थेर भी थी। तो उस टाइम पर तक तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने पापा जी से भी बोल दिया था कि मैं तो एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं क्या ही करूँगी एग्ज़ाम में जाकर। सो मैंने सोचा था कि मैं क्या ही करूँगी एग्ज़ाम में जाकर जब मेरी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो पापा जी ने बोला कि जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रखा है, इतने पैसे डाल रखे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि तुझे कुछ आता नहीं है, इससे पहले भी तूने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उसी बेस पर कुछ तो तूने पढ़ाई की होगी। सो एग्ज़ाम छोड़ने से बेहतर है कि एग्ज़ाम देने चले जा। तो बस पापा जी ने ऐसे थोड़ा फोर्स सा किया कि एग्ज़ाम दे ले, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, कम से कम ये तो रहेगा तूने ट्राई तो किया। तो मैं 21 फरवरी को गई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए। हालांकि मैंने कुछ पढ़ नहीं रखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों ही जा रही हूँ, मतलब एकदम मन नहीं होता ना जब आपका अंदर से एग्ज़ाम देने का। सो एग्ज़ाम भी फिर अच्छा नहीं जाएगा अगर आप इस तरह की मतलब आपका मन ही नहीं होगा एग्ज़ाम देने का। सो एग्ज़ाम में गई मैं देने के लिए। एग्ज़ाम को देखो तो मुझे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा था जब मैं एग्ज़ाम कर रही थी, क्योंकि चीज़ें मैंने सीटेट की अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी। जिस टाइम पर मेरा सीटेट का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके लिए मैंने साइंस भी पढ़ी थी, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। सो वही सारी चीज़ें मुझे काम आ रही थी, क्योंकि केवीएस तो जैसे मैंने बताया तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की थी, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं केवीएस की तैयारी कर पाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्च या अप्रैल में जाकर इसका एग्ज़ाम होएगा, अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं सीटेट का पढ़ लेती हूँ। इसलिए मैंने सीटेट पर उस टाइम पर ज़्यादा फोकस कर दिया और केवीएस की कम तैयारी की थी। बट सीटेट का
बट सीटेट में जो मैंने तैयारी की थी वही मेरी केवीएस के एग्ज़ाम में काम आ रही थी। तो मेरा केवीएस का एग्ज़ाम हो गया था, जैसा भी हुआ था। 21 फरवरी को पहली शिफ्ट थी, तो पेपर देकर मैं आ गई थी। सो बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा, क्योंकि कर रहा था ना मेरा माइंड सही से काम कर रहा था। मैं तो बस एक ही चीज़ पर अटकी हुई थी, बाबा जी की डेथ को लेकर कि कैसे, मतलब बस मैं तो वहीं पर अटकी हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं देकर तो आई हूँ एग्ज़ाम, बट मेरा ना ही तो कुछ अच्छा हुआ है और ना ही मुझे चीज़ें आती थी इतनी। बट जो भी था, बस मैंने अपनी जो मतलब अपना प्रीवियस जो भी पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें कर दी थी, जैसा भी था। मेरा एग्ज़ाम मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा अच्छा हुआ है, बेकार हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि मुझे वही क्वेश्चन माइंड में आ रहे थे जो मतलब जिन पर मैं अटक रही थी, या जिन पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो क्वेश्चन पर मैं अटक रही होती हूँ वही सब चीज़ें मेरे माइंड में घूमती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है। सो उस टाइम पर मैं सोच रही थी कि काश मैं पढ़ाई कर लेती उस टाइम पर। बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भी क्या ही गलती है, क्योंकि मैंने अपना पूरा ट्राई किया। मैं ये नहीं बोल सकती कहीं से भी कि मैंने ट्राई नहीं किया अपना। मतलब ऐसा होता था कि मैं पूरा टाइम, मैं इतने घंटे बैठी रही, पढ़ भी रही हूँ, मैं इतने घंटे बैठी भी हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट जब आपका माइंड मतलब एक जगह कंसंट्रेट नहीं है तो फिर वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहती। इसके कुछ टाइम बाद केवीएस के आंसर की भी आ गई थी, और जब मैंने अपनी आंसर की चेक की तो मेरे 109 नंबर बैठ रहे थे, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे अनअटेम्प्ट दिखा रहे थे। जो आंसर की आती है उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे अनअटेम्प्ट दिखाए जा रहे थे। सो मैंने फिर 1-2 दिन बाद ट्राई किया अपनी, मुझे लगा कि शायद ऐसे ही हो रही होगी कुछ प्रॉब्लम। मैंने अगले दिन ट्राई किया तो फिर मेरे 114 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे थे। कुछ क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट दिखाए जा रहे थे वो ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी मेरे 20 क्वेश्चन, जो लास्ट वाले जो 20 क्वेश्चन थे ना, वो अनअटेम्प्ट ही दिखा रहा था। पता नहीं सर्वर में प्रॉब्लम थी या किस चीज़ की प्रॉब्लम थी, वो अनअटेम्प्ट ही दिखा रहा था। सो मैंने काफ़ी ट्राई किया बट ये ठीक ही नहीं हुआ, और मुझे तो टेंशन सी इस बात से होने लगी कि क्यों इस तरह से सिर्फ मेरे क्वेश्चन क्यों दिखाए जा रहे हैं इस तरह से कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है ये, जबकि मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। इवन मुझे क्वेश्चन तक भी याद थे कि ये क्वेश्चन थे, और मैंने इस पर ये चीज़ें, मतलब ये वाला आंसर टिक लगाया था और इस पर ये वाला आंसर टिक लगाया था, ये तक भी याद था मुझे। क्वेश्चन देखने के बाद चीज़ें तो याद आ ही जाती हैं कि हमने किस आंसर पर कौन सा टिक लगाया है। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पर चेक किया कि इस तरह से अनअटेम्प्ट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये। सो उस पर देखा मैंने। सो ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। इवन कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि आधे से ज़्यादा पेपर अनअटेम्प्ट ही क्वेश्चन दिखाए जा रहे थे सभी के। सो टीचर्स ने बोला ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपका ठीक हो जाएगा, या तो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ये किसी प्रॉब्लम की वजह से इस तरह की चीज़ें दिखा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बच्चे के साथ नहीं हो रहा था, ये बहुत बच्चों के साथ ऐसा चीज़ें हो रही थी। सो मुझे अब ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो सभी बच्चों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, कि लास्ट में या तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ें सोल्व हो जाएंगी, या फिर जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वहाँ तब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब ऐसे अनअटेम्प्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। इवन मुझे आंसर भी याद है कि मैंने सीटेट में केवीएस में इस ईवीएस के इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगा है। तो मैंने अपनी चीज़ें चेक की तो मेरे 17 नंबर ठीक बैठे थे ईवीएस में। सो अगर मैं इन 17 नंबर को भी जोड़ दूँ तो मेरे आराम से 131 नंबर बैठ जाते। और केवीएस की जो मेरिट गई थी वो 134 नंबर पर गई थी, जनरल के लिए 134 नंबर पर गई थी। तो इजीली मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 131 नंबर मेरे बैठ रहे थे, और ऑफ कोर्स नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। और उसके बाद हर एक शिफ्ट में ना नंबर आगे पीछे होते हैं, मतलब हर एक शिफ्ट में ना नंबर इंक्रीज होता है। अपने फ्रेंड को बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और मेरे कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्ट दिखा रहा है। और जब मैंने यूट्यूब वगैरह पर चेक किया कि इस तरह से चीज़ें बता रहे हैं, और मैंने चेक किया कि टीचर से मैंने पूछा मतलब कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है उस टाइम पर। सो उन्होंने बताया था कि 125 से 26 तक मेरिट जा सकती है, सभी यूट्यूब पर टीचर इस तरह से बता रहे थे। सो मुझे लग रहा था कि ऑफकोर्स मेरा नंबर तो ईजिली आ ही जाएगा। सो मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताया था उसने भी बोला था कि तू अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दे। और मैंने तो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। केवीएस इंटरव्यू के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी अपना। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से पता चलता है कि बीएड वालों को तो प्राइमरी से बाहर ही निकाल दिया इन्होंने केवीएस के लिए। सो उसके बाद तो ना ही मेरा रिजल्ट आया है, ना ही कुछ चीज़ें शो हुई हैं, ना मुझे ये पता चल पाया कि मेरे केवीएस के एग्ज़ाम में मेरे कितने नंबर आए हैं। डेफिनेटली ये तो बात है, अगर मैंने बीएड की जगह अपना डीएलएड किया होता तो मेरा नंबर आ चुका होता। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरा नंबर आ जाता, बट एटलीस्ट ये तो रहता ना कि मैं केवीएस के इंटरव्यू तक तो गई, इस चीज़ की तो खुशी रहती। बट चलो ठीक है, अब जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, शायद इस वजह से भी हो सकता है। बट मैं इसके लिए किसी को भी ये नहीं बोलूँगी कि बीएड वालों की गलती है, डीएलएड वालों की गलती है।
पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा करती ही क्यों है। अगर उनको बीएड वालों को नहीं लेना था तो पहले हमसे एग्जाम फॉर्म ही फिल क्यों कराया था आपने। उसके बाद जब हमको लगने लगा, सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, अपना इंटरव्यू की तैयारी भी कर ली थी, एग्ज़ाम भी मैंने दे दिया था अच्छे से। उसके बाद जाकर पता चलता है कि मतलब बीएड वालों को तो बाहर ही कर दिया। उसके बाद तो ना ही हमारा रिजल्ट आया। मैंने काफ़ी बार अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश की, एटलीस्ट अगर मेरे नंबर अच्छे आ रहे होते तो मैं ये तो खुश रहती कि कम से कम कि मेरे अच्छी नंबर आए हैं और मेरा मतलब एटलीस्ट नंबर आ ही गया था। बस ये मतलब गवर्नमेंट की वजह से पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। बट फिर भी मैं एक चीज़ से खुश थी कि मैं इतनी ज़्यादा अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी से पढ़ा था और कुछ यूट्यूब से पढ़ा था, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। सो इस चीज़ की मुझे थोड़ी सी खुशी थी कि एटलीस्ट अब अगर कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है तो ऑफकोर्स मैं शायद थोड़ा अच्छा कर जाऊंगी। अब क्योंकि इसके बाद तो मैं ऑफकोर्स अपनी तैयारी करने वाली हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं करती, बट स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली में मेरा नंबर आ गया है, बट पता नहीं क्या हुआ रहा है कि ये, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब तो कि मेरा नंबर आ ही गया, बट फिर इनकी पता चलता है कि इन्होंने सभी चीज़ें हटा दी हैं और बीएड वालों को बाहर ही कर दिया है। सो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुख हुआ था मुझे इस चीज़ का तो। बट थोड़े टाइम परेशान होने के बाद खैर अब मैंने भी अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने फिर इसके बाद एक बैच लिया DT+B का, क्योंकि मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ही बेहतर है। कब तक इस एग्ज़ाम के लिए रोते रहेंगे कि KVS में नंबर आ गया था फिर भी ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। तो मैंने तो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अपना DT+B का एक बैच लिया था और अभी से मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी और अभी भी मेरी क्लासेस चल रही हैं उस एग्ज़ाम्स की, तो मैं पहले ले रही हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि मतलब कोई KVS DT+B में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। मैं बट एक चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि एटलीस्ट बीएड वालों का इन्होंने रिजल्ट भी दिया होता तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि मेरे इतने मार्क्स आए थे और या इतने मार्क्स नहीं आए थे या इतने मार्क्स आए थे, तो एक थोड़ी सी ये खुशी रहती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते ही हैं, मतलब सभी चीज़ों के लिए मेहनत की थी मैंने भी। इतनी मानती हूँ मैं कि लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और फिर मुझे लगता है कि शायद मैंने अपनी CTET वगैरह की प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर रखी थी और UP-TET की कि उन दोनों एग्जाम्स से, और स्पेशली BEd UP-TET और CTET की प्रिपरेशन मैंने इतनी अच्छी कर रखी थी। शायद इन तीनों की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मेरे KVS के एग्जाम में मुझे मेरे काम आई है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैं KVS का बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मतलब मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा था, बट जहाँ तक मैं बताऊँ CTET UP-TET के लिए जितनी भी मैंने चीज़ें पढ़ी थी ना वो मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लाइक मैंने बेसिक से स्टार्ट की थी सभी चीज़ें अपनी और अच्छे लेवल तक पढ़ी थी मैंने। सो वे सारी चीज़ें मुझे KVS के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हुई थी और इसी वजह से बिना किसी कोचिंग बिना किसी चीज़ों के मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ पाए हैं। सो बस आपसे भी बोलना चाहूँगी कि बस इस तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस रहना है। अभी मैं भी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। वैसे इस साल पापा ने मेरा एडमिशन DLED में करा दिया है। मैंने तो काफ़ी मदद किया था कि क्योंकि अब मैं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ TGT वगैरह के लिए, बट फिर उन्होंने पापा जी ने बोला कि DLED कर लो, तो फिर कर ही लिया मैंने। उसमें एडमिशन ले रखा है, फर्स्ट ईयर ही है मेरा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है। सो मतलब इसी की तैयारी के साथ साथ मेरी DLED भी होती रहेगी और मैं अपनी अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ अभी। तो बस इस तरह से अपनी तैयारी जारी रखनी है। सो आई होप कि इस स्टोरी से आपको कहीं ना कुछ तो मोटिवेशन जरूर मिला होगा। सफलता और असफलता है तो लाइफ में मिलती रहती है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरा पहला एग्ज़ाम था ये KVS का जो एग्ज़ाम था, मेरा पहला टीचिंग का एग्ज़ाम था, जो पहला वैकेंसी वाला एग्ज़ाम था। लाइक मैंने BEd कंप्लीट करने से पहले अपना CTET और UP-TET कंप्लीट कर लिया था और जैसे ही मेरी BEd कंप्लीट हुई थी उसके बाद जो KVS की वैकेंसी आई थी मैंने ये एग्ज़ाम दे दिया था अपना। और मुझे लगता है कि ऑफकोर्स मेरा नंबर आ ही जाता अगर मैंने DLED वगैरह किया होता। अगर BEd वालों को या फिर ये बाहर ना निकालते तो भी मेरा नंबर आराम से आ ही जाता। तो इससे तो यही सीख मिलती है, देखो असफलता और सफलता तो लाइफ का एक हिस्सा है, ये सब चीज़ें तो आती ही रहेंगी, बट मैटर ये करता है कि हम इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं, कैसे हम चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था स्टार्टिंग में ये चीज़ समझने में कि जब मतलब KVS का मुझे फेलियर मिला, बट ठीक है मैं भी धीरे धीरे से निकल गई थी कि अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब इसी के लिए रोते रहने से तो कुछ नहीं होगा, तो अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ अभी। सो आप भी इस तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।